दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोट के बारे में। टोट क्या होता है, टोट कहाँ से लिया गया, टोट की क्या डेफिनेशन होती है, क्या नेचर होते हैं टोट के या फिर क्या इसेंशियल्स होते हैं टोट के लिए। और इसी के ऊपर आज की हमारी ये वीडियो होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ टोट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टोट की। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टोट में हम पढ़ेंगे कि ये जो टर्म है टोट, ये लिया गया है लैटिन टर्म टोटम से, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ट्विस्ट। अब देखिए ट्विस्ट या फिर टोट आपस में किस तरीके से कोरिलेट करते हैं या फिर इस ट्विस्ट के जरिए टोट का क्या मतलब निकलता है। देखिए मान लीजिए आपको एक रास्ता बताया गया है कि आपको इसी रास्ते पर चलना है, ये एक सीधा रास्ता है और आपको इसी रास्ते पर चलना है, और यही रास्ता जो है वो एक लॉफुल रास्ता है, कानूनी तरीके से यही एक सही रास्ता है। लेकिन आगे जाके आपने क्या काम किया कि आप दायां बाएं मुड़ गए अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आपने क्या काम किया कि जो रास्ता आपको कानूनी तरीके से बताया गया था, आपकी ड्यूटी थी, लॉफुल तरीके से आपकी ड्यूटी थी उसको फॉलो करना, उसी रास्ते को फॉलो करना। लेकिन आगे जाके आपने क्या काम किया कि उस कानूनी रास्ते को छोड़ के एक अलग रास्ता पकड़ लिया, कोई दूसरे रास्ते से आप जाने लगे, कोई दाएं बाएं मुड़ गए, कहीं पे भी मुड़ गए। तो ये माना जाएगा कि आपने एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है, क्योंकि आपने वो लॉफुल ड्यूटी जो है वो ब्रीच की, और उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए ये बोला जाता है कि आपने टोट कमिट किया है। अब देखिए टोट में भी डिफाइंड एज अ सिविल रॉन्ग, टोट को जो है वो सिविल रॉन्ग माना गया है, और इसमें जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, जो मतलब कि प्री डिसाइडेड नहीं होते, जिनका डिसीजन जो है जो कि कितना डैमेजेस हुआ है, कितना कंपनसेशन मिलेगा, ये सब कुछ डिसीजन जो है वो कोर्ट में जाके ही होता है। तो यही है टोट का इंट्रोडक्शन। और अब आगे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ टोट। अब देखिए डेफिनेशन तो बहुत सारी बताई गई हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 3 डेफिनेशन, जो कि होगी साल्मन, विनफील्ड और फ्रेजर की डेफिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साल्मन क्या कहते हैं। देखिए साल्मन बोलते हैं कि टोट एक सिविल रॉन्ग है और इसकी रेमेडी है कॉमन लॉ एक्शन, और इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो कि प्री डिसाइडेड नहीं होते, जिसमें पहले से ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि कितने डैमेजेस हुए हैं और उसके लिए कितना कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। इसका जो डिसीजन है ये कोर्ट में जाके ही लिया जाता है। अनलाइक जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, क्योंकि उसमें जो है डिसीजन पहले से ही लिया जा सकता है कि कितने डैमेजेस हुए हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि जो पहले से डिसाइड हो कि कितना डैमेज हुआ है और उसके लिए कितना कंपनसेशन दिया जाना है। ऐसे ही विनफील्ड ने भी यही बोला है कि टोर्टियस लायबिलिटी तब अराइज होती है जब कोई व्यक्ति अपनी कोई लॉफुल ड्यूटी ब्रीच करता है, ऐसी ड्यूटी जो उसकी किसी पर्सन की तरफ हो पूरा करना, और वो उसको ब्रीच करे, तो सामने वाले बंदे को जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अब देखिए फ्रेजर का क्या मानना है कि टोट तब कमिट होता है जब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, और इसका जो भुगतान है वो सामने वाली पार्टी को कंपनसेशन के रूप में किया जाता है। अब देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि टोट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है सबसे पहले तो, लेकिन सभी सिविल रॉन्ग टोट नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए जैसे साइड में आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा गोला है, वो एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन उस बड़े से गोले में एक छोटा सा पार्ट है, वो टोट है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सभी टोट जो है वो सिविल रॉन्ग तो हो सकते हैं, लेकिन सभी सिविल रॉन्ग टोट नहीं हो सकते। जैसे कि अभी हमने पीछे भी देखा था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो सिविल रॉन्ग तो हैं, लेकिन वो टोट नहीं है। ऐसा ही कुछ सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 की डेफिनेशन में भी बताया गया है कि टोट मींस अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टोट जो है वो सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो टोट नहीं है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ टोट की। देखिए नेचर ऑफ टोट में क्या बताया गया है कि अ टोट इज अ सिविल रॉन्ग एंड दस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वेरियस अदर फॉर्म्स लाइक क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टोट को क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से थोड़ा अलग बताया गया है, इसलिए सभी के साथ इसको डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं टोट वर्सेस क्राइम। टोट में क्या होता है कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो रॉन्ग हुआ है वो किसी पर्सन के अगेंस्ट हुआ है और डैमेजेस भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही हुए हैं। लेकिन क्राइम में जो है ऐसा नहीं होता। क्राइम में ये माना जाता है कि जो क्राइम कमिट हुआ है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे हुआ है। साथ ही टोट के अंदर जिस पार्टी के साथ जो भी इंजर्ड पार्टी है वो अपने आप ही एक्शन लेती है उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट। लेकिन क्राइम के सीन में क्या है कि जो प्रोसीडिंग है वो रॉन्ग डूअर वर्सेस स्टेट ही होती है हमेशा, यानी कि जो केस हमेशा चलेगा वो हमेशा रॉन्ग डूअर वर्सेस स्टेट के अगेंस्ट चलेगा।
अब सेकंड हम पढ़ते हैं टोर्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है कि जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपनी फ्री कंसेंट देती हैं, इसलिए वो सर्टेन ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन टोर्ट के केस में क्या है कि जो किसी पर्सन के ऊपर ड्यूटी लगाई जा रही है ना किसी काम को पूरा करने के लिए, वो लॉ के द्वारा लगाई जाती है, लॉ के द्वारा उस ड्यूटी को इम्पोज किया जाता है कि ये ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है। थर्ड है टोर्ट वर्सेस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था कि टोर्ट के केस में क्या है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो कि प्री डिसाइडेड नहीं होते, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में क्या होता है कि जो डैमेजेस हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं, यानी कि वो पहले से डिसाइडेड होता है कि कितना डैमेज हुआ है और उसके अगेंस्ट में कितने कंपनसेशन दिया जाना है। अब सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ टोर्ट कि अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि उस व्यक्ति ने टोर्ट कमिट किया है तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स जरूरी हैं। सबसे पहला है एक्ट और ओमिशन। किसी पर्सन को लायबल ठहराने के लिए कि उसने टोर्ट कमिट किया है, ये जरूरी है कि उस व्यक्ति ने कोई एक्ट कमिट किया हो, कोई ओमिशन कमिट किया हो इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज लीगल ड्यूटी। मतलब किसी व्यक्ति की ये लीगली ड्यूटी बनती थी कि वो किसी पर्टिकुलर एक्ट को ना करे और ऐसा वो कर दे तब भी, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी लीगली कि वो उस एक्ट को ना करे, लेकिन तब भी उसने वो गलत एक्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन में ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने वो टोर्ट कमिट किया है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो लीगली बाउंड हो ही ना किसी भी पर्टिकुलर ड्यूटी को निभाने के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने या ना करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आप उस व्यक्ति को लायबल नहीं ठहरा सकते कि उसने टोर्ट कमिट किया है। अगर किसी व्यक्ति की ये लीगल ड्यूटी बनती है कि वो किसी एक्ट को परफॉर्म करे या ना करे तभी और वो व्यक्ति ऐसा कर दे, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि लीगली वो बाउंड है कि किसी की प्रॉपर्टी में वो ना घुसे, लेकिन वो फिर भी घुस गया, ठीक है, तो उसी सिचुएशन में आप ये बोल सकते हो कि उस व्यक्ति ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है और उसने वो टोर्ट के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है लीगल डैमेज। देखिए टोर्ट के केस में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि जो प्लेंटिफ है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको सामने वाले पार्टी की वजह से कुछ लीगल डैमेज हुए हैं या फिर कुछ इंजरी हुई है या फिर उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है, वो नहीं प्रूव कर पाता, तो अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक वो ये प्रूव ना कर दे कि उसके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, उसको कोई डैमेजेस हुए हैं या फिर कोई इंजरी हुई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ टोर्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।